नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल के ढिकुनी ग्राम में दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे और रिबन बांधकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में की गई, जिस दौरान मुख्यमंत्री के प्रदर्शन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध भी प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान न हो, इसको लेकर मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है और अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जहां एक और संलिप्त है, तो वहीं अंकिता हत्याकांड में अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं और ऐसे में प्रदेश में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस की का जो प्रदर्शन है वो और उग्र होगा। देखिए, मुख्यमंत्री इस प्रकार के है नहीं कि उनका कहीं पर स्वागत करा जाए। प्रदेश में आप देख सकते हैं ज्वलंत मुद्दे हैं। सीबीआई जो हत्याकांड हो रहा है उसके जो वीवीआईपी का नाम है उसको छुपाया जा रहा है। प्रदेश में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उन पे सीबीआई जांच नहीं हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे उसमें हम कहाँ सीएम को स्वागत करें। ऐसे उसमें सीएम का विरोध ही करना चाहिए और सीएम को पता चलना चाहिए कि उनके कार्यशैली क्या है, उनके कार्यशैली में उत्तराखंड कितना गर्द में चले गया है। आज लोग आकलन लगाते हैं कि हमने नौकरी कहाँ जल्दी हम पाएंगे, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है उत्तराखंड का नाम, और वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर धांधली होती है और यहाँ पर लोगों को सरकारी नौकरी इजीली मिल जाती है और पैसे देकर मिल जाती है। तो इसके लिए पूरी यूथ कांग्रेस रामनगर आगमन पर, सीएम पुष्कर धामी के रामनगर आगमन पर विरोध कर रही है और उनको काले झंडे दिखा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में देहरादून में गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के चलते 1 दिवसीय मौन पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। कांग्रेस ने सरकार पर बढ़ते महिला अपराधों पर कोई उचित कार्रवाई न करने और महिला अपराधों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। खासतौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक वीआईपी का नाम प्रकाश में न आने पर कांग्रेस आक्रोशित भी नजर आई। जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए गए, बुलडोजर फिराया गया, रिजॉर्ट में आग लगाई गई, सीसीटीवी कैमरास फोड़े गए, पटवारी और पुलिस हल्के के बीच के विवाद में 5 दिन तक उसके शव को नहर से निकाला नहीं गया, उसके मोबाइल को 7 दिन बाद निकाला गया, पोस्टमार्टम में महिला को नियुक्त नहीं किया गया, महिला डॉक्टर नहीं रखी। तो ये सब चीजें चीख करके कह रही हैं कि कोई ऐसा है जो उस वीआईपी को बचाना चाहता है, कोई ऐसा है जो लोग अंकिता प्रकरण की न्यायिक हत्या आप करना चाहते हैं। अंकिता की हत्या तो होगी, न्यायिक हत्या करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गौरक्षक की बात करते हुए कहा है कि गौ रक्षा करने वाले अब कहां गए, जब देहरादून में कांजी हाउस में 8 गायें मरी हुई मिली थी। जब पत्रकार वहां पहुंचे तो वहां पर गाय के लिए चारा नहीं था। इसका मतलब कई दिन से गायों को भूखा प्यासा रखा गया। यह अन्याय है और पशु क्रूरता के तहत यहां के काजी हाउस के अधिकारी कर्मचारियों पर और मेयर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो पशु हमारे हैं वो मेरे लगते हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि वे सरकार ने बंद कर दिए थे। इसका सीधा नुकसान गांव के भोले भाले किसानों और पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले काश्तकारों को हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के इन बयानों को देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि जिस तरह की वीडियो और फोटो कांग्रेस के द्वारा वायरल की जा रही है, ऐसी स्थिति कांजी हाउस की नहीं है। जो कांग्रेस के लोग फोटो वायरल कर रहे हैं उसमें डेट पड़ी हुई है, उनकी डेट देख लें, तभी सभी सत्यता सामने आ जाएगी। हमने कांजी हाउस में अच्छी से अच्छी व्यवस्था की हुई है। पहले वहां पर 1 सेट था, वहां पर हमने 3 सेट बनाए। ये स्थिति हो गई, लोगों ने गाय बच्चियां पालना छोड़ दिया है क्योंकि वो उनको बेच नहीं सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते। छोटे छोटे बैलों को लाया जाता था, खेतों में काम करा जाता था, पहाड़ के सीढ़ीदार खेतों में, और वो जब बैल बड़े हो जाते थे उसको व्यापारी को बेच दिया जाता था दुगनी कीमत पे। तो खेती की खेती होती थी और आमदनी होती थी। लेकिन सरकार के
अदूरदर्शी फैसले से ये सारी घटनाएं हो रही है। और सरकार बताए, गौ रक्षा के नाम पे आपने नारा तो दिया, वोट तो लिए, लेकिन ये जो 8 गायें मरी हैं या इस तरीके की जो हर सड़क पे गायें दिख रही हैं, जितनी बेकदरी गौ वंश की इस राज्य में और इस सरकार में हुई है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। सचिवालय में 20 करोड़ की बीज घोटाले की फाइल गायब को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बयान जारी किया है। गणेश जोशी ने बताया है कि बीते दिन दिल्ली में उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने देहरादून पहुंचकर कृषि सचिव और अपर सचिव अपने कार्यालय में तलब किया। बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मसले में अभी तक सूचना आयुक्त द्वारा कोई भी लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह धामी सरकार है और यहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में FIR हो चुकी है और इससे पहले की IAS अधिकारी जेल में बंद है। इसके अलावा जो भी अन्य आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि सचिवालय में 20 करोड़ की बीज घोटाले की फाइल गायब होने पर सचिवालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। देखिए, जो मैंने जानकारी दी है, 2016 का ये मामला है, जब तत्कालीन माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद ये अधिकारी द्वारा फाइल को लगातार घुमाया जा रहा था। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि फाइल जारी है, उसमें जो है FIR हो चुकी है और अभी तक मैंने कहा कि कोई भी लिखित सूचना हमारे विभाग के पास नहीं है और मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, या हमारी सरकार का। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत और सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि अभी तक हमने 176 डॉक्टर्स की सेवा समाप्त की है। इसके साथ ही कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है कि कई डॉक्टर्स बॉन्ड भी जो सेवाओं को अभी नहीं मानते हैं, उनकी भी हमने सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी हमने कई सेवाएं समाप्त की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 176 डॉक्टरों की हमने सेवाएं समाप्त की और कई बार डॉक्टर लोग क्या करते थे कि बॉन्ड की शर्तें भी नहीं मानते थे, उनकी भी सेवाएं हमने समाप्त की हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक जो है निर्णय हमने पहले स्वास्थ्य विभाग में किए। शिक्षा विभाग में भी हमने कई टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई लोगों को निलंबित किया है, कई लोगों को जो है BRS दिया है, कई लोगों को सस्पेंड किया है। और अभी मैंने कल ही शिक्षा विभाग की बैठक की है और उसमें 2 बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि जो भी टीचर अगर कॉलेज नहीं जाते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं तो उनके सबकी लिस्ट बना के जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देहरादून नगर निगम शहर में सैटेलाइट आधारित मैपिंग की योजना बना रखा है और जिसमें सैटेलाइट के जरिए देहरादून शहर के अंतर्गत आने वाले सभी आवासों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं इन्हीं आवासों को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाएगा और हाउस टैक्स कलेक्शन का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा हाउस टैक्स की चोरी करने वाले अब निगम की नजरों से बच नहीं पाएंगे। सैटेलाइट आधारित मैपिंग खासकर हाउस टैक्स कलेक्शन को लेकर भी तैयार किया गया है। वहीं इसको लेकर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 50% तक कार्य पूरा किया जा चुका है। हालांकि मानसून की वजह से पूरा डेटा इकट्ठा होने में वक्त लग रहा है। इस वक्त निगम की ओर से रैंडम वेरिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद इस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकेगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर में पिछले काफी समय से आतंक का पर्याय बना तेंदुए के शावक का शव एक ट्रांसफार्मर के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। मौत की सूचना पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गए। दरअसल ITI थाना क्षेत्र में द्रोणा सागर के पास कुछ दिनों से तेंदुए का शावक घूमता हुआ नजर आ रहा था। सूचना पर वन विभाग की
टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन बार बार तेंदुए के शावक को झाड़ियों में बैठा हुआ देखा गया। साथ ही बता दें आपको कि वहीं तेंदुए के शावक को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया था। हालांकि अब तेंदुए के शावक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शावक के खाल के बाल ट्रांसफार्मर के ऊपर चिपके हुए मिले, जिससे कि आशंका जताई जा रही है ट्रांसफर पर चढ़ गया होगा और जिससे कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया देखने से यही लग रहा है कि वहां पर जहां पर तेंदुए का शावक पड़ा था, वहां पर मृत पड़ा था, वहां पर हाई टेंशन विद्युत लाइन है जिसका ट्रांसफर भी वहीं पर है और तेंदुए के शावक द्वारा उछल कूद करी हो और छलांग लगाकर वो हाई टेंशन लाइन से टकराने से उसकी प्रथम दृष्टया मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण लोगों की अधीक्षण अभियंता से नोकझोंक देखने को मिली है। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी कोई भी संतोषजनक जवाब जनता को नहीं दे रहे हैं। स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि जनता की गंभीर समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जनता के बीच से गायब हैं और शहर में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हैं और जनता के बीच में आने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं। वहीं इस मौके पर अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया है कि जो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ था उसके बदले नया ट्रांसफार्मर आ गया है, जिसे लगाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने जल्द नगर की विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात कही है। बता दें आपको कि रामनगर में स्थित विद्युत सबस्टेशन में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक फॉल्ट होने के बाद 3 दिन से शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित चल रही है, जिसके बाद से नगर की पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं भीषण गर्मी में बिजली और पानी न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ये ट्रांसफार्मर खराब हुआ है और 3 दिन से उसके कारण पूरी क्षेत्र में ये जो बिजली है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके कारण पानी भी नहीं आ पा रहा है और जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक जो कभी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर संसाधनों की भी कमी है, उनको जो संसाधन चाहिए वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और विधायक जी से कि जो शहर के लोग, पूरी जो जनता परेशान है, उसका संज्ञान लें और जो जहाँ पर भी है वो बाहर आए, लोगों के बीच में आए, अधिकारियों से बात करें और उनको जो भी संसाधन है जल्दी से जल्दी विद्युत की आपूर्ति हो और उसके साथ साथ पानी की आपूर्ति हो, ताकि लोगों की परेशानी कम से कम समाधान हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले के बाद से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर सुभाष चौक पर कांग्रेसियों ने मिष्ठान वितरित किया और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई दी और बधाई भी दी। बता दें आपको कि इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ममता हालदार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से विपक्षी बौखलाए हैं और इसका जवाब विपक्षियों को लोकसभा के अंदर जो है वो चुनाव में जनता आपको जवाब दे देगी, इन पार्टियों को जवाब देगी। जब चुनाव आएंगे तो जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जोड़ो यात्रा से उनके मन में एक डर सा बैठ गया है। राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में रोकने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके चलते ये जो न्याय आया था इनके पक्ष में, जो फैसला आया था वो भी गुजरात से आया था, पहले सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट से। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी के पक्ष में उनके जो वकील थे मनु सिंघवी जी ने जिस तरीके से बहस किया है, उससे एक अच्छा परिणाम सामने निकल के आया है कि अगर एक दिन भी सजा कम होती तो उनकी आज संसदीय सदस्यता बहाल होती। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से किया गया है और देश की आम जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। आज पूरे देश में आग जल रहा है, मणिपुर, गुड़गांव, ये तमाम चीज़ें, और राहुल गांधी जी जो विपक्ष में मजबूत भूमिका निभा रहे थे, फिर से राहुल गांधी संसद में पहुंचेंगे और देश की आम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। कांग्रेस के लोग पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस के साथ साथ देश के सारे कांग्रेसी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 अगस्त ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय
देश के जननेता, उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था जिससे उनके सांसद ही चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख पे फैसला होना था, इसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। पूरे देश के लोगों के साथ साथ विशेषकर कांग्रेसी कार्यकर्ता तो या बेचैन थे। आवाज़ से भी उनको निकाला गया था। तो वो जो सजा गुजरात में जो उनको सजा सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनको सजा रखा था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है और राहुल गांधी को सजा से बरी किया है। इसी खुशी में हम लोग सब उतर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और राहुल गांधी को दोबारा संसद में जाने का मौका मिला है। और इससे मोदी और शाह और बीजेपी वाले चिड़े हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग, उनका यही मंशा था कि राहुल गांधी को सजा 2 साल होनी चाहिए। देहरादून में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले को कांग्रेसियों ने स्वागत किया है। इसको लेकर मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस शहर के अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित करते हुए जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई भी दी। वहीं इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से विपक्षी बौखला गए हैं और उन पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और इसका जवाब विपक्षियों को लोकसभा के चुनाव में जरूर जनता देगी। कांग्रेस के युवा और जवान नेता जिनको बहुत जल्दबाजी में एक केस के अंदर फंसाया जाता है और तुरंत जल्दबाजी में एक मैक्सिमम सजा सुना दी जाती है 2 साल की, जबकि उसकी सजा मैक्सिमम 2 साल की थी। तो इसको लेकर फिर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सजा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं और जो जनता का विश्वास है न्यायालय के प्रति, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आज उन्होंने बता दिया है कि उनका निर्णय देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। तो इस निर्णय का हम देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद्र अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिसमें स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट स्कूल, क्रैश बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन, स्मार्ट अवशिष्ट वाहन संचालन, परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण, स्मार्ट लाइब्रेरी, पलटन बाजार का सौंदर्यीकरण, फसाड के साथ आदि प्रमुख हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम तथा सीवरेज के कार्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बरसात के कारण निर्माण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और निर्माण कार्यों को 26 जनवरी 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में पहले की अपेक्षा गति आई है और जिससे कि स्मार्ट सिटी के दायरे में आने वाले कुछ निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। मान के चलता हूं कि पहले की अपेक्षा अब बहुत तेजी से कामों में गति आई है और मुझे लगता है कि जनता जब इस पूरे स्वरूप को समझ जाएगी, स्मार्ट सिटी के कौन कौन से काम होने थे, कौन से कामों पे स्मार्ट सिटी का नहीं होना है या स्मार्ट सिटी के दायरे से बाहर है, तो जनता को शायद इस बात का भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। और मुझे कहना है कि जनता मेरे इस बात को भी समझेगी और पूरी तौर पे हम लोग काम बड़ी तेजी से करेंगे। मसूरी में देश की सभी छावनी परिषद को समाप्त कर नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के निर्णय पर छावनी क्षेत्र के भवन स्वामियों ने छावनी क्षेत्र के सिस्टर बाजार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें छावनी परिषद को समाप्त करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि देश की सभी
छावनी परिषदों को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जहां नगर पालिका में शामिल करने की बात की जा रही है, तो वहीं कुछ क्षेत्र को मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने की बात भी हो रही है, जिससे कि छावनी परिषद क्षेत्र में भवन स्वामियों को यहां चिंता सता रही है कि आखिर उनका क्षेत्र नगर पालिका में जाएगा या मिलिट्री स्टेशन का हिस्सा बनेगा। इसी को लेकर बैठक में वक्ताओं ने अपने सुझाव रखे हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। छावनी के सभी भवन स्वामी छावनी क्षेत्र या मिलिट्री स्टेशन में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वे सिविल एरिया में जाना चाहते हैं। वहीं देहरादून में नौकरी का झांसा देकर स्थानीय लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 सर्वोत्तम जनश्री संचय निधि लिमिटेड के माध्यम से 2013 से 2019 के दौरान लगभग 500 से 600 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें करोड़ों का हेरफेर है। वहीं इन पैसों से आरोपियों द्वारा बरेली में 60 बीघा जमीन भी खरीदी गई है। साक्ष्यों के आधार पर देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस को आशंका है कि इस गैंग के साथ कुछ और लोगों के साथ तार जुड़े हो सकते हैं, जिनकी फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। हरिद्वार में यूपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के बाद स्वराज्य सेवा दल का कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू हरिद्वार कॉलोनी के टंकी पर चढ़ने पर महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इसको लेकर अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर नारेबाजी करते हुए हंगामा कर डाला। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि यूपीसीएल में तमाम अनियमितताओं और जनता के शोषण को लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर धरना दिया गया है, लेकिन पहले से सूचना देने के बावजूद भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं रहे हैं, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।